ब्रिगेडियर साहब, मूल मुद्दे पर लौटते हैं। इस तरीके के, अभी आपने सुना जो अपने अपने व्यू रख रहे हैं, डिप्लोमेटिक व्यू क्या होना चाहिए, सरीन साहब स्ट्रेटजिक बता रहे हैं, गौरव वल्लभ अपनी बात रख रहे हैं कि भाई हमको जानकारी नहीं है तो हम ट्वीट पे पूछेंगे। सेना के लिहाज से जब आप लोग सीमा पे खड़े होते हैं, देश में रक्षा कर रहे होते हैं, तो इस तरह का जो माहौल बनता है उससे आप लोगों के मनोबल पे किस तरीके का असर पड़ता है? देखिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मनोबल की बात मैं तो 1 मिनट के बाद करता हूँ। पहले मुझे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को समझाने दीजिए। ये पाकिस्तान की तरह एलओसी नहीं है कि जहाँ पे 100% डिप्लॉयमेंट है और आई बॉल टू आई बॉल बैठे हैं और मिरर इमेजिंग करके हम अपनी डिप्लॉयमेंट लेके बैठे हैं। यहाँ पे हमारी परसेप्शन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। अभी पेगोंग सो लेक की जहाँ तक आपने बात करी है, तो वहाँ पे फिंगर 1 to फिंगर 8 है, उसके बाद सिरिजाब 1 सिरिजाब 2 है। अब चाइना कह रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो फिंगर 4 से गुजरती है, जिसके पास हमारा एक बेस भी है, और हम कह रहे हैं कि वो फिंगर 8 से गुजरती है जहां पे एक चाइना का बेस है। अभी जो इलाका जो है फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 का है, ये इलाका दोनों साइड्स आपस में पेट्रोल करती हैं। अब यहाँ पे चाइना ने फिंगर 5 तक एक रोड भी बनाई है, जो कि उसने बनाई थी जब हम कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के साथ बिजी थे। हमारे पीछे से हमारे बिना नॉलेज के उन्होंने वो रोड बना ली। अब उस रोड पे वो पेट्रोलिंग करते हैं गाड़ियों के ऊपर और हम लोग करते हैं पैदल। अभी जो इलाका फिंगर 5 से फिंगर 4 तक का है, वो बिल्कुल एक छोटा सा संकरा इलाका है जहां पे एक सिंगल फाइल फॉर्मेशन में ही चल सकते हैं। तो ये उस जगह की स्थिति की भौगोलिक स्थिति है। फिर ये कहना कि वहां पे 5000 ट्रूप्स आ गए हैं, उन्होंने हाइट्स कैप्चर कर ली हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन हाइट्स के ऊपर 5000 लोगों की डिप्लॉयबिलिटी नहीं है जी। तो ये अगर किसी ने कहा है तो वो गलत कहा है। फिर ये बोलना कि वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर था, वो जानबूझ के चोरी छिपे आ गए, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम नॉर्दर्न बैंक की बात कर रहे हैं। सदर्न बैंक पे भी हमारी डिप्लॉयबिलिटी है, जहां से नॉर्दर्न बैंक बिल्कुल सीधे दिखता है। सर, मूल प्रश्न बताइए जी। हमें बताया गया कि कुछ सामरिक विषयों के बारे में कुछ मैकेनिज्म होने चाहिए। यस, मैकेनिज्म होने चाहिए, बट उससे पहले मैं ये कहता हूं कि जब आपके पास कोई किस्म के मैकेनिज्म नहीं है, आप एक आम नागरिक हैं जहां पे आपकी कोई जिम्मेदारी सीधे सीधे नहीं बनती है, तो क्या आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? आप खामखा एक सोशल मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं कि इतनी ज्यादा फिगर्स आ गई हैं, और इसका मतलब यह है कि हमारी जो आर्मी है वो कुछ नहीं कर रही क्या वहां पे? वो ऐसे बेवकूफे बैठे हुए हैं? या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर उनके 5000 ट्रूप्स हैं तो हमारे भी 5000 होने चाहिए? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, एक्सपीरियंस्ड आर्मी है, और माउंटेन्स में उस टेरेन के ऊपर मैं आपको बता दूं, अगर आप एक वेल डिप्लॉयड एमएमजी या बड़ी हैवी मशीन गन रख दें तो आप वहां पे पूरी बटालियन का अटैक रोक सकते हैं। वहां जरूरी नहीं है कि अगर उसके 200 आदमी आए हैं तो आपके भी इधर 200 होने चाहिए। प्रोफेशनलिज्म है, हमें मालूम है वहां पे क्या चाहिए, क्या एक्शन करनी चाहिए, और एक भी कोई इंच किसी लैंड का हमने किसी को दिया नहीं है आज की डेट में। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और यहां मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, नेपाल में लड़ाई थी माओ गवर्नमेंट में और उसकी ऑपोजिशन में, जब उन्हें इंडिया में बाउंड्री की बात करी वो एक साथ हो गए। इजराइल में बेनी गैंट्स और नेतन्याहू 3 इलेक्शन के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाए कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, बट जब कंट्री की सिक्योरिटी की बारी आई सब एक साथ हो गए। तो हिंदुस्तान में हमको ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमको एक आर्मी को एक्सपोज करने की जरूरत पड़ती है जी? कि अगर हम ब्रिगेडियर साहब, मैं जवाब लेता हूं, अब मैं वापस चलता हूं अपने पात्रा जी और गौरव वल्लभ जी के पास। गौरव वल्लभ जी, देखिए, पूर्व सैनिक है, ब्रिगेडियर साहब है, काम कर चुके हैं, और वो भी कह रहे हैं कि आपको इस तरीके की बातचीत नहीं करनी चाहिए। स्टेटस को की बात कर रहे हैं ना, कोई बहुत बड़ी बात तो कर नहीं रहे। आप हमारी प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? कभी कहा जाता है, कभी कहा जाता है। नीरज जी, आप बात सुनिए। नीरज जी, बात सुनिए। नीरज जी, जी, एक मिनट। बार बार कहा जाता है, बार कहा जाता है कि ट्विटर पे सवाल क्यों पूछा जाता है? अरे भाई, ट्विटर पे नहीं पूछे तो कहाँ पूछे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ट्वीट कर दिए, एक ऑल पार्टी मीटिंग करके पूरे देश को अवगत क्यों नहीं करा देते? 1.5 महीना हो गया। जो गौरव वल्लभ जी, आप कि 5 मई को वही काम आप भी कर रहे हैं जो राहुल जी कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो गलत ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोल रहे हैं तो उनको जवाब दे दीजिए। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नीरज जी, मेरी बात सुनिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? जी, बोलिए। नीरज जी, सुनिए मेरी बात। हाँ। आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, पर सुनिए, ये कोई नॉर्मल राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
ये देश के सैनिकों का सवाल है, उनकी जान का सवाल है। वो अपनी जान पे खेल के आपकी रक्षा कर रहे हैं। अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी डी इंडक्शन स्टार्ट होनी है, जी। बातचीत चल रही है, आप इसको खत्म होने दीजिए। खत्म होने के बाद आप ऑपोजिशन वाले हैं, आपका हक है, आप सरकार को जिस तरह से घेरना चाहते हैं घेरिए, मगर इसके खत्म होने के बाद आज इस वक्त जब काम चल रहा है, अपने सैनिकों का मनोबल बिल्कुल नहीं टूटने दीजिए। मैंने इसलिए नेपाल जी, का और समित इजराइल पात्रा का उदाहरण दिया, वहां पे ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट हो गया। जबरदस्त समित पात्रा बहुत सारे सवाल गौरव वल्लभ रखे, मैं अपना एक सवाल उसमें उनसे पूछना चाहता हूं, लेकिन पहले आप उनसे जवाब दे दीजिए उनके सवालों का, फिर मैं एक सवाल उनसे पूछूंगा। जी हाँ मैं एक मिनट जी बोलिए ब्रिगेडियर साहब। देखिए, मैं ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, इनको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि इनको पता होना चाहिए कितने सैनिक हैं। और ये जिन लेफ्टिनेंट जनरल को कोट कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, पर इनको मैं याद दिलाऊंगा कि बहुत सारे, कम से कम 9 लेफ्टिनेंट जनरल्स प्लस हजारों भूतपूर्व सैनिकों ने एक ओपन लेटर लिखी है राहुल गांधी को, उसको पढ़ें और उसको विश्वास करें। और अगर ये सोचते हैं कि डोकलाम में राहुल गांधी डोकलाम के टाइम पे चाइनीज राजदूत के साथ डिनर कर रहे थे तो वो भारतीय सेना के जवान को वो मालूमात नहीं है, तो इनकी गलती है। आज भी हर सैनिक को मालूम है कि देश में क्या हो रहा है, और वो सोच रहा है कि किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। मान लेते हैं हम कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है डिस्कस करने का, या होना चाहिए या जो भी है, बिसाइड्स द पॉइंट, मगर मैच्योरिटी तो है कि जब एक आदमी, बंदूकें तनी हुई हैं, गोला बारूद एक दूसरे के सामने है, वो अपनी जान देने को तैयार है, आप थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? आपको क्या करना है जान के कि 5000 हैं कि 500 हैं? अगर वो जो काम है भारतीय सेना का, और वो वहां पे मैं बता रहा हूं इस वक्त नॉर्दर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी हैं, जो एक बहुत ही सुलझे हुए चाइना मामलों के जानकार हैं। सारी उम्र उन्होंने चाइना के साथ नौकरी की है, चाइना बॉर्डर पे या इवन चाइना के अंदर एज ए डिफेंस अटैची। उनको मालूम है क्या करना है, उनके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। राहुल गांधी ये जो कहना चाहते हैं कि उनको टैक्टिक्स या ऑपरेशंस के बारे में उनसे ज्यादा मालूम है, उनको क्या करना है। अगर उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ऑपोजिशन की तरह एक सरकार को घेरना ही है, तो मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करूंगा आपके अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जब वो वापस राहुल गांधी के पास जाएं तो उनको बोलिए ये सब काम खत्म होने दीजिए। जब ये पूरी की पूरी बात खत्म हो जाएगी तब आप जो करना करिए। और इसी मामले में एक छोटी सी बात मैं बता दूं, 1962 की लड़ाई के बाद जो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुई थी, उस डिबैकल की जो रिपोर्ट थी वो हेंडरसन ब्रूक्स और प्रेम भगत जो थे उन्होंने बनाई थी। वो रिपोर्ट आज तक डिक्लासिफाइड नहीं है, आज तक डिक्लासिफाइड नहीं है। हालांकि बीजेपी वाले भी उसकी मांग करते रहे थे, बट बीजेपी गवर्नमेंट जब आई है पावर में, उन्होंने भी इसको डिक्लासिफाई नहीं करा। इसका मतलब जो रक्षा मामले हैं ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं, और इसमें छोटे बच्चों की तरह ट्वीट करना, या मैं कोई ज्यादा गंदे शब्द यूज नहीं करना चाहता, वो उससे बचना चाहिए। राहुल गांधी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हर एक नागरिक का सवाल पूछ लो। देखिए, एक सैनिक की मन की भावनाएं आप सुन रहे हैं, कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है। गौरव वल्लभ, एक सैनिक, एक पूर्व ब्रिगेडियर के मन की भावनाएं आप सुन रहे हैं।